बहुत कुछ खुलकर कहना तो मेरे लिए संभव नहीं होगा, मगर कुछ बातें मैं आपसे जरूर साझा कर सकता हूं जो आपको इस बात का पूरा भरोसा देंगी कि हमारा यह भारत देश पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में है। जब हम भारत की सीमाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो हम 7 देशों के साथ लगते 15,106 किलोमीटर लंबे लैंड बॉर्डर्स की बात तो करते ही हैं, साथ ही साथ 7,516.6 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन और कई लाख वर्ग किलोमीटर की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसकी देखा जाए तो 21.72 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया बनती है, इसकी रखवाली की बात भी हम करते हैं। पिछले 73 सालों में लैंड और मैरीटाइम बाउंड्रीज पर हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, मगर हमारी सेनाओं व सुरक्षा बलों ने हर चुनौती का न केवल डटकर सामना किया है बल्कि उन पर विजय भी हासिल की है। साथियों, जब से भारत आजाद हुआ है, भारत विरोधी ताकतों की यह लगातार कोशिश रही है या तो सीमाओं पर या सीमाओं के रास्ते घुसपैठ कराकर भारत के भीतर अस्थिरता का माहौल बनाया जा सके। और इसकी शुरुआत जम्मू और कश्मीर से हुई, जब 1948 में कबायलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के इशारे पर की गई इस कार्रवाई को नाकाम कर दिया। इसके बावजूद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कोई सबक नहीं लिया और आगे भी जम्मू और कश्मीर में मुसीबतें पैदा करने की कोशिश उनके द्वारा लगातार की जाती रही। और बात यहां तक बिगड़ गई कि 1965 में और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच 2 युद्ध हुए, जिनमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। इन युद्धों में मिली पराजय ने पाकिस्तान के शासकों को यह साबित कर दिया कि भारत के साथ वे फुल स्केल वार करने की हालात में नहीं है। और इसके बाद उन्होंने भारत के साथ प्रॉक्सी वार का सिलसिला प्रारंभ किया और अपने यहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग, पैसा, हथियार देकर भारत को निशाना बनाने के सिलसिले की शुरुआत कर दी उन्होंने। और आतंकवाद के सहारे जम्मू और कश्मीर और पंजाब में भी हिंसा का जो दौर चलाया गया, उसका खात्मा पंजाब में तो हो चुका है। और जिस तरह जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी संगठनों के खिलाफ पिछले 6 सालों से सेना और सुरक्षा बलों की कार्रवाई चल रही है, और मैं यह भी बतलाना चाहूंगा कि जो यह कार्रवाई चल रही है सुरक्षा बलों के द्वारा और सेना के द्वारा, इस समय सेना, सीएपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस, इनके बीच इतना बेहतर म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है कि हमें आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में काफी हद तक कामयाबी मिल रही है। और सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई चल रही है और मेरा मानना है कश्मीर में भी आतंकवाद लगभग समाप्त होकर ही रहेगा। समय लग सकता है कुछ और, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पहले से आतंकवाद में भारी कमी आई है। पाकिस्तान में आतंकवाद को लेकर अब सारे हथकंडे आजमा लिए हैं। 1999 में कारगिल युद्ध, 2001 में आप सबको जानकारी है मुंबई हमला, उरी में 2017 का हमला और 2019 में पुलवामा का हमला, यह सब कुछ सीमा पार से प्रायोजित था और इसके पुख्ता सबूत भारत के पास है। आतंकवाद के खिलाफ पिछले 6 सालों में एक बड़ा बदलाव आया है और वह है उसके खिलाफ भारत के रिस्पांस का। पहले क्या होता था, आतंकी हमले होते थे, सेना एवं सुरक्षा बलों के जवान जवाबी कार्रवाई करते थे, सबूत इशारा करते थे कि पाकिस्तान से इन आतंकियों के तार जुड़े हुए हैं, मगर उस समय पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को कोई खौफ नहीं था और वह जानते थे कि वे भारत में गड़बड़ी करते हुए भी बचे रहेंगे।
क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारी आलोचना करेगा और एक सबूतों का डोजियर पेश करेगा। एक धारणा ऐसी बनी हुई थी। वैसे तो यह काम हम आज भी करते हैं, मगर एक अंतर है जो पहले के जमाने से भिन्न है। आज भारत आतंकवाद के खिलाफ देश की सीमाओं के भीतर तो कार्रवाई कर ही रहा है, साथ ही जरूरत पड़ने पर सीमा पार जाकर भी आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का काम हमारे सेना के बहादुर जवान कर रहे हैं। और दो मिसाल तो आपके सामने है हाल की, चाहे उरी की घटना हो, उस समय जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, सारा देश अच्छी तरह परिचित है, या पुलवामा की घटना के बाद की गई बालाकोट एयर स्ट्राइक हो। भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई की है जिसकी मिसाल कम से कम भारत के इतिहास में तो नहीं मिलती। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ टेररिज्म का मॉडल अब धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है और इसकी खिसियाहट में इतनी अधिक है कि अब वे भारत पाकिस्तान सीमा पर आए दिन सीज फायर वायलेशन में लगे रहते हैं और हर सीज फायर वायलेशन का मुंहतोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना और अन्य सीमा सुरक्षा की जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है और बखूबी दिया जा रहा है। और मैं कह सकता हूं कि आज पाकिस्तान यह बात समझ चुका है कि कश्मीर घाटी में बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में अब वह नहीं है, और खासतौर पर तब जबकि धारा 370 को अब लोगों ने समाप्त कर दिया। और जब से धारा 370 हम लोगों ने समाप्त किया है तब से पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ है कि अब वो अपने कब्जे वाले पीओके को पूरी तरह हड़पने का प्लान बराबर बना रहा है। कश्मीर में अलगाववाद को हवा देने के लिए पाकिस्तान ने इतने सालों तक गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पूरे पीओके को अपने से अलग थलग रखा। सभी जानते हैं, जब से उसने देखा है कि भारत ने जम्मू और कश्मीर को भारतीय मुख्यधारा से जोड़ लिया है, तब से पाकिस्तान के दुश्मन गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पूरे पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। उन्हें डर है कि यदि पृथक रखा तो भारत अपना दावा ठोक देगा। उन्हें यह डर सता रहा है, जबकि भारत का मानना है कि जम्मू और कश्मीर तो कभी पाकिस्तान का था ही नहीं और पीओके तथा गिलगिट बाल्टिस्तान पर उनका गैर कानूनी कब्जा है। इसका नाजायज फायदा उठाकर वह अब गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का राज्य बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके में किसी भी तरह की एक तरफा कार्रवाई करने का हक या पाकिस्तान को नहीं है। और मैं तो यहां तक मानता हूं कि यूनाइटेड नेशन को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। चाहे गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हैं या पीओके के, वहां पर पाकिस्तान की सरकार द्वारा एक दमन चक्र चलाया जा रहा है जो किसी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से कम नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा, भारत की संसद में आप सभी जानते हैं पीओके को लेकर सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का हिस्सा है। हम उस प्रस्ताव को किसी भी सूरत में भूलेंगे नहीं। और जब तक पीओके का भारत के साथ एकीकरण नहीं होगा तब तक भारत पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद का पूर्ण समाधान नहीं हो सकता। और पाकिस्तान के साथ जो हमारी एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वह परमानेंट बाउंड्री नहीं है। भले ही पाकिस्तान मानता हो एलओसी को परमानेंट बाउंड्री, हम नहीं मानते। हम इस मुद्दे का समाधान शांतिप्रिय तरीके से निकालना चाहते हैं। इसलिए जब भी पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके की बात भी जरूर होगी। और एलओसी के बाद हमारी दूसरी चुनौती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, यानी चीन के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी की प्रॉब्लम है। भारत चीन के बीच सीमा को लेकर एक परसेप्शनल डिफरेंस है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा और हर सरकारों ने इसे स्वीकार किया है।
लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे समझौते हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, जिनका पालन करते हुए दोनों देशों की सेनाएं एलएसी के पास पेट्रोलिंग करती हैं और इस सिलसिला चला आ रहा है प्रारंभ से ही। लेकिन समस्या तो तब होती है जब चीन की सेनाओं द्वारा एग्रीड प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज किया जाता है। और एलएसी पर अभी जो समस्या है वह इसी बात की है। पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, को यूनिलेटरल तरीके से एलएसी पर एक्शन करने की इजाजत हम किसी भी सूरत में नहीं दे सकते। मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं। अब हमारी सरकार ने सेनाओं को वह खुली छूट दे रखी है कि एलएसी पर हम किसी भी तरह के बदलाव को अनदेखा नहीं करेंगे। गलवान में उस दिन भारतीय सेना ने यही किया और पूरी बहादुरी से पीएलए के सैनिकों का मुकाबला करते हुए उन्हें पीछे जाने पर मजबूर किया। यह सच है कि हमारे कुछ जवान शहीद हुए, लेकिन उधर कितने हुए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने अपना बलिदान देकर अपनी मातृभूमि की रक्षा की है। यह देश कभी उनके बलिदान को भूल नहीं सकता है। आपने जो चाइना के बारे में आपने बात कही, तो क्या वास्तव में चीन की मंशा युद्ध भड़काने की थी और इसलिए उन्होंने हमारे सैनिकों को यातना दी और इतना अचानक से इतना आक्रामक हो गया? पूरी यह घटना अब इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं बतलाई जा सकती। गिरीश जी, कभी हम आप बैठेंगे तब मैं बतलाऊंगा इसके बारे में, तब मैं खुलासा, लेकिन सार्वजनिक रूप से मैं नहीं बोल सकता कैसे हुई है घटना। हाँ, लेकिन इतना नहीं अभी, लेकिन आप आश्वस्त रहिए कि जो कुछ भी हुआ है उसमें भारत का मस्तक झुका नहीं है। और आगे भारत और चीन के बारे में यह भी कहना चाहूंगा, भारत और चीन के बीच सीमा का विवाद बातचीत के रास्ते और शांतिपूर्ण ढंग से यह हम चाहते हैं कि हल हो। और आर्मी कमांडर और कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है। अब कल ही 6 नवंबर को भी आर्मी कमांडर स्तर की बात होगी। लेकिन मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सीमा, सम्मान, स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। और इसके बावजूद विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा देश में सेना के पराक्रम को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। मैं इसकी जरूर चर्चा करना चाहूंगा, जबकि सच्चाई यह है कि भारतीय सेना के इस बार शौर्य और पराक्रम जो दिखाया है, जहां पर शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, वहीं पर संयम की जहां आवश्यकता थी, संयम का भी परिचय दिया है। और चीन के साथ 1962 में जो हुआ उससे हमने बहुत सबक लिया है। उस समय देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वथा अभाव था। आज स्थिति बदल चुकी है। पिछले दिनों रोहतांग में अटल टनल का जो उद्घाटन किया गया, यह प्रोजेक्ट लंबे समय से लटका हुआ था। हमारी सरकार ने 26 सालों का काम 6 साल में करके दिखाया है। जितने हाई अल्टीट्यूड पर यह टनल बना है, उतने हाई अल्टीट्यूड पर इतना बड़ा टनल विश्व में कहीं भी दूसरी जगह नहीं देखने को मिलेगा। और मैं कहना चाहता हूं, हमारी इस टनल का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। और आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी तेजी से सीमावर्ती इलाकों में सड़कों, पुलों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी निर्माण कर रहे हैं। लद्दाख को ऑल वेदर कनेक्टिविटी तो दी ही जा रही है, साथ ही अल्टरनेटिव रोड्स पर भी काम शुरू हो गया है। और लद्दाख के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका इंसर्जेंसी की चपेट में था। और आप सबको जानकारी है इस बात की कि पिछले 6 साल में नॉर्थ ईस्ट में शांति का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है, जिसके चलते भारत की एकता और अखंडता बहुत मजबूत हुई है। और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री यदि है तो नॉर्थ ईस्ट की है। नहीं, नॉर्थ ईस्ट में कितनी अराजकता थी, इंसर्जेंसी किस हद तक थी। मुझे इस बात का व्यक्तिगत रूप से भी संतोष है कि इन 6 वर्षों में 5 साल मुझे सीधे गृह मंत्री के रूप में इस पूरे पीस प्रोसेस से भी जुड़ने का मौका मिला है। और मैं यह भी साथियों कहना चाहूंगा कि भारत की सीमा हिमालय में 2 बड़े ही महत्वपूर्ण देशों से लगती है। एक नेपाल है और दूसरा भूटान। मैं पूरी सीमा की यहां बात करना चाहता हूं। और इन दोनों देशों के साथ हमारे संबंध कितने अच्छे हैं, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है
कि दोनों ही देशों के साथ हमारी ओपन बाउंड्री है, यानी दोनों देशों के नागरिक बेरोक टोक एक दूसरे की सीमाओं में प्रवेश कर सकते हैं। इन दोनों ही शांत प्रिय देशों में हमारी चिंता है चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव। और यह बात सही है कि दोनों ही देश सॉवरेन स्टेट हैं और किसी भी देश से कैसे भी रिश्ते रखने के लिए वो स्वतंत्र हैं, मगर संबंधों की आड़ में इन देशों की सीमा के साथ छेड़छाड़ न उचित है और न भारत को स्वीकार्य है। मैं डोकलाम की चर्चा करना चाहता हूं। मैं यहां गिरीश जी, पूरी बात को अभी 5 मिनट के अंदर और समाप्त करूंगा। मैं इसको डोकलाम में जो स्टैंड ऑफ हुआ था, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा। वह भूटान के अंदर चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण हुआ। अभी नेपाल में भी नेपाल चीन सीमा पर कुछ निर्माण कार्य को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। नेपाल के साथ भारत का रोटी बेटी का संबंध है, मैं कहना चाहता हूं पारिवारिक संबंध है, हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं। साथ ही रक्षा की दृष्टि से नेपाली गोरखा समाज के साथ हमारा अटूट संबंध है, वह अपने आप में भी अतुलनीय है। और भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। कभी कभी कुछ भारत विरोधी शक्तियां इन दोनों देशों नेपाल और भूटान के भी संबंध खराब करने के लिए कुछ ऐसे मुद्दों को हवा देती हैं जिसका कोई आधार नहीं होता। इसके बावजूद हमने हमेशा भाइयों की तरह मिल बैठकर बात करके हर समस्या का हल ढूंढा। जहां तक बांग्लादेश का प्रश्न है, जब से वहां पर शेख हसीना जी आई, प्रधानमंत्री बनी, हमारे भारत के साथ उनके बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव रिश्तों में आया है, सी चेंज देखने को मिला है। बांग्लादेश के साथ ऐतिहासिक समझौता पर हमने दशकों पुराने इनक्लेव्स का आदान प्रदान करके हजारों लोगों की जिंदगी में नई सुबह लाने का भी काम किया है। यह भी कामयाबी हमको मिली है। और बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और सीमा पर भी दोनों देशों के बीच बेहतर तालमेल बना हुआ है और हर तरह की स्मगलिंग और इलीगल इमिग्रेशन पर भी काफी हद तक रोक लगी है। और हमारा एक और महत्वपूर्ण पड़ोसी है, क्योंकि सीमा से लगे हुए सारे देश हैं, इसलिए चर्चा कर रहा हूं, म्यांमार, जिसके साथ हाल में भारत के रिश्ते और अधिक मजबूत हुए हैं। हम म्यांमार के साथ कूटनीतिक, सामरिक और रक्षा संबंधों को मजबूती दे रहे हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत म्यांमार के संबंधों का बेहतर होना यह भारत के लिए भी एक शुभ संकेत है। जहां लैंड बाउंड्री की रक्षा जरूरी है, वही हम भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिफेंस भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में से इस समय एक है। भारत की जियोग्राफिक लोकेशन ऐसी है कि भारत अपनी इकोनॉमी के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी और ट्रेड की दृष्टि से भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए भारत ने एक स्ट्रेटेजिक विजन की संकल्पना की है, जिसे हम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर के नाम से जानते हैं। और सागर के द्वारा हमारे अपने तटीय पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा मिला है और इनके द्वारा मानवीय सहायता के लिए पायरेसी और आतंक को कम करने में भी काफी मदद मिली है। और हिंद महासागर का पूरा इलाका आप देखिए, यहां पर भारतीय नौसेना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में है। मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने एक ऐसा भरोसा और विश्वास अन्य देशों के अंदर पैदा किया है कि उन्हें वे इंडियन ओशन में सबसे बड़े संकट मोचक के रूप में दिखाई देते हैं। आज दुनिया की बड़ी से बड़ी नौसेनाएं भारत के साथ मिलकर अभ्यास करना चाहती हैं। 3 नवंबर से आपको जानकारी होगी, बंगाल की खाड़ी में मालाबार एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें भारत के साथ साथ अमेरिका, जापान और इस बार ऑस्ट्रेलिया भी मिलकर संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में यह एक्सरसाइज सभी देशों को सुरक्षा का एहसास कराती है। और आज भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी एवं डिफेंस पहले से काफी मजबूत है और पायरेसी और नारकोटिक्स के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही हमारे नौसैनिक ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ और डिजास्टर प्रिवेंशन में भी बेहद सक्रिय हैं। पिछले दिनों कोस्ट गार्ड ने श्रीलंका के पास एक ऑयल टैंकर में लगी भयंकर आग को जान पर खेलकर बुझाया और एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल ट्रेजेडी होने से बचा लिया। और अपने पड़ोसी देशों के साथ
संबंधों को और मजबूती देने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट की सुविधा को और भी तेजी से हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। उदाहरण के तौर पर भारत ने अफ्रीका के कई देशों के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सारे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं। इससे हमारे संबंधों में और अधिक मजबूती आई है। कोविड के संकट के दौरान भी हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों की सीमित संसाधनों के बावजूद काफी क्रिटिकल लेवल पर मदद की है और इसमें डॉक्टर से लेकर चिकित्सा उपकरण, दवाइयां, पीपीई किट की आपूर्ति सभी शामिल हैं। नेपाल, मालदीव, मॉरिशस, कोमोरोस, सेशल्स, मेडागास्कर आदि 100 से अधिक राष्ट्रों को हमने चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई है। आज हमने हमारे पड़ोस की अवधारणा को भी और व्यापक स्वरूप प्रदान किया है और हमारे आसपास के ऐसे भी अनेक देश हैं जिनकी सीमाएं हमारी थली सीमा से नहीं मिलती हैं, लेकिन वह हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड की संकल्पना के तहत आते हैं। ऐसे देशों के साथ भौगोलिक दूरी भले ही हो, पर दिलों की नजदीकी अच्छी तरह कायम है। भारत की सेनाएं सरहदों और सागर की सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। सरकार की तरफ से उन्हें पूरा सपोर्ट और इंकरेजमेंट है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वेपनरी के साथ उनको लैस करना हमारी यह प्रायोरिटी है ताकि सीमा पर पूर्ण शांति बनी रहे। और यदि ऐसा नहीं होता तो भारत की वायुसेना का न्यू जनरेशन फाइटर प्लेन के लिए 20 सालों का इंतजार अभी खत्म नहीं होता। आज वायुसेना के पास राफेल जैसे युद्धक विमान आ चुके हैं जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, सीमा सुरक्षा के लिए किसी भी चुनौती का जवाब देने की हमारी ताकत काफी बढ़ चुकी है। अब 5 राफेल विमान अक्टूबर में भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। कल रात ही 3 और राफेल विमान भारत की धरती पर पहुंच गए हैं। गिरीश जी, आपने देखा होगा, जल्दी ही उनका भी वायुसेना में इंडक्शन हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत की सीमाओं की पवित्रता किसी भी सूरत में हम भंग नहीं होने देंगे, चाहे इसकी कितनी ही बड़ी कीमत हमें क्यों न चुकानी पड़े। और मुझे लगता है कि आज के अवसर पर मुझे इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बतलाया गया है कि शायद कुछ प्रश्न भी किए जाएंगे। आप यदि प्रश्न पूछेंगे, यथासंभव है उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।